मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के बीच आज चैप्टर नंबर नए सिलेबस के अनुसार से चैप्टर नंबर 8 और पुराने सिलेबस के अनुसार से चैप्टर नंबर 10 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर करवा रहा हूं। आप यह प्रश्न का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो से देखकर अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बोर्ड 2024 में सारे के सारे दीर्घोत्तरीय हो या लघुत्तरीय हो, प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रश्न आपके सामने है कि एमीबिएसिस क्या है, इसके कारक का नाम बताएं एवं इस रोग के लक्षणों का वर्णन करें। पहली प्रश्न को फिर से आप लोग समझेंगे कि एमीबिएसिस क्या है। इसमें तीन चीज पूछ रहे हैं, एक प्रश्न में तीन चीज पूछ रहे हैं। पहला कि एमीबिएसिस क्या है, दूसरा इसके कारक का नाम बताएं और तीसरा इस रोग के लक्षणों का वर्णन करें। जैसा हमारा प्रश्न पूछेगा हम ठीक उसी प्रकार का उत्तर भी देंगे। तो आप लोग का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे कि मानव की बृहत आंत यानी बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजुआन परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न रोग को एमीबिएसिस कहते हैं। इसका पहला का आंसर हो गया आपका। दूसरा चलेंगे कि इस रोग के कारक का नाम बताएं और इस रोग के लक्षणों का वर्णन करें। तो इस रोग के कारक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इस रोग के लक्षण निम्नलिखित है: कब्ज एवं पेट दर्द तथा मरोड़ के साथ बार बार मल त्यागना। और दूसरा लक्षण है अधिक श्लेष्मल यानी लज्जा युक्त रक्त के साथ थक्के वाला मल का निकलना। यह लक्षण है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। थोड़ा सा इसका हम एनिमेशन के माध्यम से भी देखेंगे। इसको देखिए, हम समझेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी बीमारी एमोबिएसिस क्या है। तो मानव का आपको जो यह ब्राउन कलर पिंक कलर का दिखाई दे रही होगी, मानव के आंतरिक शरीर की रचना, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसी बड़ी आंत के इस हिस्से में पाई जाती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और इसी के कारण इस व्यक्ति के अंदर जो बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं एमोबिएसिस। और इसका लक्षण अभी आप लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा वीडियो इसको देखिएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए आप हमारे थ्योरी क्लास का जो वीडियो डाला गया है वो आप देख लेंगे। देखेंगे इसके इसी हिस्से में यह प्रोटोजोआ संक्रमण कर देता है, जिस संक्रमण के कारण इसमें बीमारी हो जाती है एमोबिएसिस। यही एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजुआन है। इसी से अमीबिएसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण देख सकते हैं इसके पेट में लहर यानी कब्ज है, बार बार पैखाना हो रहा है, लज्जा युक्त खून युक्त मल हो रहा है। इसी बीमारी को हम एमोबिएसिस कहते हैं। आपका यह पहला खत्म हो गया। दूसरा बीमारी में चलेंगे, मलेरिया के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार को लिखे। इसमें भी प्रश्न को देखिएगा। सबसे पहले पूछ रहा है मलेरिया का रोगजनक, उसका संक्रमण की प्रकृति यानी संक्रमण कैसे फैलता है, मलेरिया का लक्षण और सबसे अंतिम में उपचार को लिखना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेप देखते हैं मलेरिया के रोगजनक। तो प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजुआन से मलेरिया नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम के विभिन्न जातियां जैसे प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम मेलिडियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। समझ रहे हैं? यहाँ तक सीधा लिखा हुआ है, कहीं से भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीधे शब्दों में आप उत्तर दे सकते हो।
इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम यानी मैलिग्नेंट सबसे गंभीर सीरियस है, यह घातक फेटल भी हो सकता है। तो यह समझ गए मलेरिया का रोगजनक। और इसकी अब दूसरा स्टेप है संक्रमण की प्रकृति। तो मलेरिया के संक्रमण की प्रकृति निम्न है। जैसा प्रश्न कह रहा है स्टेप बाय स्टेप, हमको उसी स्टेप बाय स्टेप में उत्तर भी देना पड़ेगा, याद रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा भी जिस प्रकार का प्रश्न कहे हमें उसी प्रकार से उत्तर देकर आगे निकलना पड़ेगा। तो इसको समझेंगे। प्रकृति क्या है कि जब संक्रमित मादा एनोफिलिस मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। पहला प्रकृति मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलिस। काटने से कौन सा प्रवेश करता है? तो प्लाज्मोडियम का जीवाणुज अवस्था यानी स्पोरोजोइट्स अवस्था प्रवेश करता है। जीवाणुज संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी या कीट में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। थोड़ा सा इसको भी हम लोग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, यहाँ देखेंगे मलेरिया का 3 अलग अलग प्रजाति है, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे घातक जो होता है यही होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होती है। अब इससे ये तो प्लाज्मोडियम का प्रकार हुआ। और हम समझते हैं कि इसका प्रकृति क्या है। प्रकृति को समझेंगे कि सर्वप्रथम जब कोई मादा मच्छर, देखिए यहाँ पे एक मादा मच्छर आई जो मनुष्य को काट रहा है। काटने के बाद इसके शरीर में स्पोरोजोइट्स अवस्था प्रवेश कर जाते हैं। स्पोरोजोइट्स इस व्यक्ति के लीवर में पहले जाएंगे, रक्त के द्वारा यहाँ से लीवर सेल में जाएंगे। यहाँ तक देख लिए। लीवर सेल में जाने के बाद यह अपनी संख्या को बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं और रक्त में प्रवेश करते हैं। अब इतनी पॉइंट आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा आप। देखे थे कि लाल रक्त परजीवी या कीट में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। यहाँ पे भी देखे लीवर सेल में अपनी संख्या को बढ़ाई और लाल रक्त कोशिका पे आक्रमण की, यानी आरबीसी पे आक्रमण की। देखिए इसका मेरोजोइट्स अवस्था जो है वह आरबीसी पर आक्रमण करेगी। देखिएगा गौर से। आरबीसी पर आक्रमण करने के बाद आरबीसी फट गई और आरबीसी फटने के बाद जो बाहर निकल रहा है वह एक हानिकारक रसायन है। देखेंगे गौर से। यह आरबीसी में वृद्धि करेगा, आरबीसी को फाड़ देगा और आरबीसी के फटने के बाद जो रसायन निकला हुआ कहलाएगा हीमोजोइन। तो अब समझे कि हीमोजोइन का क्या काम है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। अब लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर यानी हाई फीवर के लिए उत्तरदायी है। देखिए यही जो लाल रक्त कणिका के फटने से जो निकला यहाँ पर, इसी को बोलते हैं, यह विषैला पदार्थ है। यही विषैला पदार्थ है हीमोजोइन। इसी के कारण हमारे शरीर में ठंड और बुखार आती है, ठंड और बुखार आएगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अब इसको हम देखेंगे अगला पॉइंट को। जो हमारा क्वेश्चन जैसे कह रहा है हम उसी पर का उत्तर देंगे। ज़्यादा अधिक उत्तर देकर हमको समय बर्बाद नहीं करनी है। अगला है, जब मादा एनोफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर के बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं, जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। अब समझेंगे ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर प्लाज्मोडियम फैल चुका है
उसको कोई दूसरा मच्छर काटेगी, फिर कोई दूसरा मादा एनोफिलिस काटेगी जिसके पास पहले से प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट संक्रमण अवस्था नहीं है, तो उसके शरीर में खून के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा। देखिएगा, अब ये मक्खी जो इसके कमर के पास बैठी हुई है, इसके पास पहले से कोई बीमारी फैलाने वाला कारक नहीं है, और इस व्यक्ति के पास में एक मच्छर आकर बीमारी फैलाने वाला कारक दे दिया। अब यह बीमारी से ग्रसित हो गया। कौन सा बीमारी? समझ गए? मलेरिया से। अब यहाँ से ये जब समान दूसरी मादा मक्खी इसको खून चूसेगी तो इसके खून में पहुंच जाएगा। इस मेरोजोइट्स का मेल गैमीट और फीमेल गैमीट गैमीटोसाइट्स पहुंच जाएंगे और मच्छर के अंदर अब यह निषेचन करेगा। देखिए, मच्छर के पेट में पहुंचा और इसके पेट में नर गैमीट और मादा गैमीट दोनों आपस में निषेचन करके स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। यह स्पोरोजोइट्स फिर इसके लार ग्रंथि में जाकर, देखिए, लार ग्रंथि में जाकर बैठ जाएंगे, और जब यह मक्खी फिर दूसरे व्यक्ति को काटेगी तो बीमारी फिर तीसरे व्यक्ति में फैलते रहती है। यही है संक्रमण की प्रकृति। जो हमारा क्वेश्चन पूछा था दूसरा में कि इसकी संक्रमण की प्रकृति क्या है, तो वो हमने उत्तर आप लोगों के बीच दे दिया। अब इस प्रश्न का तीसरा स्टेप देखेंगे कि मलेरिया के लक्षण क्या है। तो ठंड के साथ प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल में उच्च बुखार आना पहला लक्षण, सिर दर्द, मितली एवं उल्टी होना, पेट दर्द एवं खून की कमी होना। मलेरिया के उपचार क्या है? तो सबसे पहले रक्त परीक्षण यानी ब्लड की टेस्टिंग द्वारा, रक्त की जांच के द्वारा मलेरिया की परजीवी की उपस्थिति का पता लगाते हैं। सबसे पहले दवाई देने से पहले हम जांच करेंगे कि वाकई में इसको मलेरिया का संक्रमण है या नहीं है। दूसरा है मच्छर से बचने का हर संभव प्रयास करना, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग, आसपास पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, और दवा के रूप में क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के परजीवी को मारती है। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 में रेबीज तीसरा प्रश्न है। हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस में चर्चा नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे हुआ है, तो हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो अब आप देखिए, इसके उत्तर को भी जानिएगा। पहला प्रश्न है कि रेबीज के बीमारी के कारण, लक्षण एवं नियंत्रण को लिखे। समझिए रेबीज है क्या, रेबीज बीमारी क्या है। तो जंगली जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ इत्यादि के लार में रेबीडी विषाणु पाया जाता है, और इसके काटने या खरोंचने से रेबीडी विषाणु मनुष्य में संचारित होता है। इस विषाणु से उत्पन्न रोग को रेबीज कहते हैं। तो हमारा रेबीज का बारे में प्रश्न पूछा कि रेबीज बीमारी के कारण, तो पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेप हम देंगे उत्तर, वह रेबीज है क्या। आपने समझ गया कि रेबीज क्या है, किसके काटने से फैलता है। अब इसका लक्षण क्या होगा। पहला लक्षण इसका कि इसमें अत्यंत तेज इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का सूजन हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिकाओं में सूजन आ जाएगी। इसमें बुखार एवं काटे हुए स्थान पर झुनझुन्नी प्राथमिक लक्षण है इसका। दूसरा लक्षण आ जाएगा हिंसक गतिविधि, यानी वह व्यक्ति जो है अपने आसपास के लोगों के साथ हिंसात्मक रूप करेगा, उसको काटेगा, पकड़ेगा, मारेगा, उसको खरोचेगा, यानी कुत्तों जैसे उसके अंदर थोड़ी सी लक्षण आ जाएगी। अनियंत्रित उत्तेजना आ जाएगा उसके अंदर, पानी से डर लगेगा। सबसे मेन कारण इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। रेबीज का सबसे बड़ा लक्षण है पानी से डरना। उस व्यक्ति को पानी पीने के लिए भी दीजिएगा तो उसको डर लगेगा, पानी का छींटा भी मारिएगा तो डर लगेगा। सबसे पहला लक्षण है रेबीज के संक्रमण होने का। शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थ और भ्रम एवं होश खो देना इसके बाद के लक्षण है। और तीसरा सबसे अंतिम जान जाइए, लक्षण प्रकट होने के बाद मरीज की हमेशा मौत ही परिणाम है। इसकी इलाज का न के बराबर है, संभव ही नहीं है जब संक्रमण इसकी फैल जाए तो इलाज करना। तो चाहिए हमें संक्रमण फैलने से पहले इसका नियंत्रण करना चाहिए। इस संक्रमण से नियंत्रण ही सबसे बड़ा उपाय है रेबीज से। तो क्या है
तो काटने के स्थान पर 15 मिनट तक साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना चाहिए, जिससे विषाणु मर जाएंगे या शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए, जहाँ पे भी काटे उसको लगातार साबुन से 15 मिनट तक खूब रगड़ रगड़ के बहता हुआ पानी में उसको धोइए। 15 से 20 मिनट तक धोने से क्या होगा कि जो भी इन्फेक्टेड वायरस वहाँ पे है, रेबीडी वायरस है, 19% चांस है कि वह साबुन के झाग के साथ धुल कर निकल जाएंगे। पहला हमारा काम करना चाहिए। फिर भी अगर एक आध गो अंदर प्रवेश कर गया तो उसके लिए एंटी रेबीज टीका बन चुका है, जिसका खोज लुईस पास्चर ने किया था। तो एंटी रेबीज टीका समय समय पर पूरी डोज लगवानी चाहिए। यह हमारा लक्षण हो गया रेबीज का। तीसरा प्रश्न खत्म है। चलिए चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न में हम चलते हैं, किसी भी रोग का प्रसार कैसे होता है। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे कि रोग का प्रसार कैसे होता है, संक्षेप में लिखे। स्टार्ट कर दीजिए लिखना। रोग के प्रसार का कारक निम्नलिखित है। एक में संदूषित जल एवं भोजन के माध्यम से रोग का प्रसार होता है। दूसरा देखेंगे, कुछ ऐसे रोग है जो किसी के माध्यम से फैलते हैं, इसको बोलते हैं वाहक रोग। तो कीट वाहक रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया मादा मच्छर के माध्यम से प्रसारित होते रहते हैं। दूसरा बीमारी फैलने का कारण हम लोग पढ़े। तीसरी लक्षण को समझेंगे, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से रोग प्रसारित होती है। चौथा पढ़िएगा, एयरबोर्न रोग यानी हवा से फैलने वाला रोग जैसे निमोनिया, सामान्य जुकाम, टीबी। अब यहाँ से पूछ सकता है इनमें से कौन एयरबोर्न रोग है, यानी कि हवा के माध्यम से फैलने वाला। तो निमोनिया, सामान्य जुकाम और टीबी इत्यादि संक्रमित व्यक्ति के निकट जाने से हवा के माध्यम से फैलती है। और पांचवा है दाद रोग, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े एवं संपर्क से फैलते हैं। यह 5 लक्षण है रोगों को प्रसार का। आप इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चले हम पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि मलेरिया एवं न्यूमोनिया का प्रसार किस प्रकार होता है। सीधा लिखिएगा कि मलेरिया कीटवाहक रोग है जिसका प्रसार संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, एवं न्यूमोनिया एयरबोर्न रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के समान या निकट जाने से हवा के माध्यम से प्रसार होता है। एकदम सीधा 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर लिखा जानी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, ये सब 2 नंबर का प्रश्न है। निम्नांकित रोगों के रोग जनक के नाम लिखे। अमीबा, मलेरिया, न्यूमोनिया, एस्केरिस्ता, ये 4 गो रोग है। पूछ रहा है इसको फैलाने वाले रोग जनक कौन है, उसके नाम लिखना है। तो अब यहाँ पे एक हम लोग टेबल बना लिए थे। इस टेबल में है रोग और रोग जनक। पहला अमीबा किससे फैलता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। दूसरा न्यूमोनिया किससे फैलता है, तो इसके अंदर 2 जीवाणु हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इससे फैलेंगे। मलेरिया किससे फैलता है, तो प्लाज्मोडियम से फैलते हैं। और एस्केरिस्ता किससे होता है, तो एस्केरिस से होता है। क्लियर, हमारा छठा प्रश्न भी क्लियर है। अब चलेंगे 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न को देखेंगे, टाइफाइड बीमारी के रोगजनक लक्षण, संक्रमण के विद्या तथा उपचार के बारे में बताएं। यह प्रश्न जब भी पूछेंगे आपका वह 5 अंक का प्रश्न होंगे, याद रखेंगे। यह 5 अंक के प्रश्न में इतनी लंबी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसका उत्तर भी देना हम स्टार्ट करते हैं कि सल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। अब इसके समान लक्षण क्या है? इसके समान लक्षण है कि लगातार उच्च ज्वर, यानी जिसको मलेरिया होगा उसको लगातार अधिक फीवर बनल रहेगा। सॉरी, मलेरिया नहीं, टाइफाइड। टाइफाइड में भी फीवर है, मलेरिया में भी फीवर है। इसको पता है कि जीवाणु से यह जीवाणु से फैलने वाला रोग है, वह प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग था। उसके बाद लगातार बुखार होगा तो कमजोरी आ ही जाएगी, क्योंकि इसका जीवाणु
अमाशय और पाचन तंत्र में जाकर अधिक वृद्धि करता है, तो इसके अमाशय में पीड़ा हो जाएंगे, कब्ज हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा और भूख न लगना आदि। अत्यधिक गंभीर मामला में यानी सीरियस हो जाए तो आंत में छेद हो सकती है पेशेंट को और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि यानी इसकी जांच विडाल परीक्षण से हो सकती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट इसमें दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किसके द्वारा होती है, तो विडाल परीक्षण के द्वारा। विडाल एक प्रकार की जांच है, उसके द्वारा। संक्रमण की विद्या या फैलती कैसे है, तो यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है, वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। तो इसकी उपचार क्या है, सब स्टेप बाय स्टेप उत्तर दीजिएगा। तो इसकी जांच विडाल परीक्षण द्वारा पुष्टि की जाती है और एंटीबायोटिक की पूर्ण डोज से जीवाणु मर जाते हैं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यह आपका था टाइफाइड। टाइफाइड का थोड़ा बहुत सा वीडियो देखिएगा, आपको हम दिखलाते हैं। इसकी पूरी कंसेप्ट को जानने के लिए आप हमारे पूरा लेक्चर जो है उसको देखेंगे, वीडियो को जो पढ़ाए हुए हैं उसको, ये प्रश्न उत्तर के छोड़कर। देखिए, यही सल्मोनेला टाइफी है। टाइफाइड जो फैलने वाला कारक है वह जीवाणु सल्मोनेला टाइफी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सल्मोनेला टाइफी संदूषित भोजन और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। भोजन 1-2 प्रवेश किया, देखिए यहाँ से चला या अमाशय से चली गई छोटी आंत, और छोटी आंत में यह वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के बाद यहाँ से पूरे शरीर में फैल जाएगी और पूरे शरीर में फैलकर यह हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न करेगा, जिस रोग को बोलते हैं टाइफाइड। और इसकी जांच, इस बैक्टीरिया की जांच की जाती है विडाल परीक्षण के द्वारा, और जब इसकी जांच में यह निकल जाए तो एंटीबायोटिक की पूर्ण डोज से यह बीमारी सदा के लिए ठीक हो जाएगी। गंभीर मामले में अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाए, सीरियस पेशेंट हो जाए तो इसकी आंत में छेद कर सकती है, जिससे पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। यह है हमारा विडाल, यह है हमारा सल्मोनेला टाइफाइड। तो किसी भी रोग को हम लोग आसान में नहीं लेंगे, हल्के में मत लीजिएगा। अब चलिए अगला रोग है, 8वां प्रश्न कह रहा है एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका उत्तर सीधा आप दीजिएगा कि पर्यावरण में मौजूद कुछ पदार्थ जैसे धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क यानी डेंडर, जिसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अभिरंजित अनुक्रिया करती है, तो इससे उत्पन्न रोग को एलर्जी कहते हैं। इनके प्रति बनने वाली एंटीबॉडी IgE मास्ट कोशिकाओं से जुड़कर हिस्टामिन और सीरोटीन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। अब इसके देखिए, पहला एलर्जी क्या है, इसका उत्तर हो गया। दूसरा स्टेप पूछ रहा है कि लक्षण का संक्षेप में वर्णन करें, तो इसके लक्षण निम्नलिखित है और पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर दीजिएगा कि बार बार छींक आना एवं आंखों में पानी आना, बार बार खांसी एवं नाक से पानी निकलना, सांस लेने में कठिनाई होना, त्वचा पर लाल लाल दाना निकलना, और लिख लेंगे चौथा पॉइंट, त्वचा पर लाल लाल दाना निकलना, खुजलाना, उस दाना में खुजली होगी, खुजलाना और चकत्ता, यह सब एलर्जी के लक्षण है। अब समझिए यह काम कैसे करता है, एलर्जी होता कैसे हमारे शरीर में, इसको देखेंगे। तो मान लिया जाए सभी व्यक्ति के शरीर में नहीं, यह एक व्यक्ति है, देखेंगे इसी व्यक्ति के बॉडी को हम लेते हैं
समझिएगा, यह व्यक्ति का फोटो आपको दिखाई दे रही होगी आपके स्क्रीन पे। ग्रीन इसका बॉडी है। सभी व्यक्तियों में एलर्जी नहीं होते, जो एलर्जी से सेंसिटिव होते हैं उनमें क्या होता है, तो कुछ एलर्जी के कारक होते हैं, जैसे धूल, धूप, जानवर के शरीर, त्वचा का बाल, डंडर, परागकण, ईटीसी। तो कोई एलर्जिक पदार्थ जिससे इसको एलर्जी है, मान लिया जाए कि इसके पास यह संपर्क कर गया परागकण से, इसकी संपर्क हो गई परागकण से, या यह सांस के द्वारा परागकण इसके अंदर आ गई, तो श्वास नली में जब नॉर्मल व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नॉर्मल है जिसको एलर्जी नहीं है, तो वह क्या होगा, 2-4 बार छींक करेंगे, इसको झाड़ देंगे, वह निकल जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी पदार्थ के प्रति संवेदी हैं, जिनको एलर्जी है, वह होता कैसे है, तो जैसे कोई भी आपका परागकण, कोई भी एलर्जिक पदार्थ, परागकण ही नहीं, हम इसमें नाम लेंगे एलर्जी के पदार्थ का, कोई भी एलर्जिक पदार्थ के संपर्क में आने से इसके शरीर में एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी वाई आकार की रचना होती है, इसको हम बता चुके हैं आपको क्लास में। यह एंटीबॉडी परागकण से जुड़ जाएगी, यह परागकण से जुड़ जाएगी, तो एंटीबॉडी जो है आया और इस परागकण से जुड़ गया, यानी एंटीबॉडी ज़्यादा काम कर गया। कोई खतरनाक चीज़ नहीं था, लेकिन एंटीबॉडी हमारा इसको खतरनाक समझ लिया और इससे जुड़ गया, इसको आपस में जोड़ लिया। यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या हुआ, अभी तक इसको कुछ नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन जुड़ने के बाद जैसे ही यह जुड़ता है मास्ट कोशिका से, नीचे देखिए यह जुड़ेगा हमारे शरीर के त्वचा में, सभी एपिथेलियम में होते हैं मास्ट कोशिका। जैसे ही जुड़ेगा मास्ट कोशिका से, तो मास्ट कोशिका अपने अंदर से 2 प्रकार के रसायन को स्राव कर देगी। वह रसायन है हिस्टामिन और सीरोटिन। हिस्टामिन और सीरोटिन, याद रखेंगे दोनों रसायन को। अब इसी रसायन के कारण शरीर में लाल लाल दाना निकल जाएगा। अब यहाँ पे लाल दाना निकलना, चकत्ता निकलना, सूजन हो जाना, ईटीसी लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, बार बार छींक आएगी, खांसी आएगी, सांस तेज हो जाएगी। इसी बीमारी को हम बोलते हैं एलर्जी। समझ गए होंगे आप। तो एलर्जी का हमारा खत्म है। अब आगे पढ़ेंगे एंटीबॉडी क्या है, इसके वर्गों के नाम एवं कार्यों को लिखे। अभी देखे थे एक वर्ग एंटीबॉडी का IgE, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब एंटीबॉडी को देख लेते हैं एक नज़र कि एंटीबॉडी क्या है। परिभाषा पूछ रहा है तो एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन Ig, यानी I से इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनो, और G से ग्लाइकोप्रोटीन है। शॉर्टकट नाम बोलेंगे Ig है, जो विशिष्ट प्रकार के एंटीजेन एवं रोगाणुओं से प्रतिक्रिया कर उसे निष्क्रिय कर देती है। अब समझिए एंटीबॉडी है क्या, तो एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर को बीमारी फैलाने वाले कारकों से लड़कर बचाती है। स्पष्ट शब्दों में समझे, यानी हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने का क्षमता उत्पन्न करती है, वह प्रोटीन है। उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडी। अब इसके वर्ग का नाम निम्न है। वर्ग का नाम पूछा था, वर्गों के नाम तो याद रखेंगे। हम एक गेम खेलते हैं GAME, गेम, जिस गेम का नाम है डी, और लगा हुआ क्या था, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ग्लाइकोप्रोटीन। तो Ig के अंदर एक एक को जोड़ दो, देखिए IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। काफ़ी आसान है, हमें एंटीबॉडी के वर्ग का नाम याद रखना। एक आसान सा ट्रिक है, गेम डी, Ig जोड़ते चल जाइए, 5 प्रकार के वर्ग हो जाएंगे। अब एंटीबॉडी के कार्य को समझिएगा। अंतिम पूछ रहा है स्टेप की एंटीबॉडी के कार्य क्या है। कार्य को समझिएगा कि एंटीबॉडी विशिष्ट रोगाणुओं या एंटीजेन के प्रति लिम्फोसाइट द्वारा संश्लेषित होती है, जो
संक्रमित स्थान पर पहुंचकर प्रतिक्रिया करती है, जिसके पश्चात संक्रमण ठीक हो जाता है। अब मान लिया जाए इस व्यक्ति की बॉडी को आप देख रहे हैं, इसके शरीर में यहाँ पर बहुत सारा रोगाणु हमला कर दिया। समझिएगा, रोगाणु, रोग फैलाने वाला कारक हमला कर दिया। अब रोगाणु हमला किया तो रोगाणु के हमला करने से एक प्रकार का विषैला रसायन को स्राव करेगा, जिसको बोलेंगे एंटीजेन। एंटीजेन। अब इस रोगाणु को और एंटीजेन के खिलाफ हमारे शरीर में सुरक्षा तंत्र तैयार होगा, जिसको बोलेंगे एंटीबॉडी। अंग्रेजी के वाई अक्षर के जैसे इसकी संरचना है। यह एंटीबॉडी यहाँ पहुँचकर इस सबको धुरुम धुरुम मार कर खत्म कर देती है और हमको बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। यही है एंटीबॉडी का लक्षण। समझ गए? एंटीबॉडी के कार्य कितना आसान है। बस आप बने रहिए, बहुत जल्दी हम पूरे प्रश्नों को उत्तर करवा देंगे। आप अगर थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं तो केवल प्रश्न उत्तर पढ़ के आप जो है इसका उत्तर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। केवल प्रश्न उत्तर से भी अच्छे नंबर आप इसको उठा सकते हैं। अब चलिए, हमारा 10वां प्रश्न है, एक प्रारूपिक प्रतिरक्षी पिंड, हिंदी नाम है, अंग्रेजी में बोलेंगे एंटीबॉडी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, किताब के अनुसार यह बना लीजिएगा। हमको बनाना है तो बताए थे कि यह बना होता है, इसका सूत्र होता है, साधारण सूत्र है, 2 गो इसके पास में लॉन्ग चैन है और 2 गो शॉर्ट चैन है। जो लंबा चैन है उसको हेवी चैन नाम कहते हैं, जो छोटा चैन है उसको लाइट चैन कहते हैं। तो इसका है H2L2 सूत्र है। तो अब देखिए, Y आकार का एक लंबा बना लीजिए। यहाँ पे एकदम आसान है, हम तो जल्दीबाजी में बना रहे हैं, आप सीधा से बनाइएगा। एक ये हो गया हेवी चैन और दूसरा बना लीजिएगा इसके साथ शॉर्ट चैन। यहाँ बना लीजिए, हो गया। यह हो जाएगा लाइट चैन LC। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को डबल S बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ये भी दोनों डबल S बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इसका ये वाला भाग जो है, नीचे वाला भाग जो होता है वह स्थिर होता है और ऊपर वाला भाग जो होता है वेरिएबल होता है। तो इसको यहाँ पे दर्ज दीजिए, ये वेरिएबल है और यही भाग जो है वेरिएबल है। तो एंटीबॉडी को पकड़ने वाला यही भाग होता है, जिसको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंटीजेन बाइंडिंग साइट। बस इसी प्रकार की फोटो बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ गए? और स्पष्ट तो यहाँ NCERT का जो फोटो है इससे 2 बार ग्राफ कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपका। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे कि एंटीबॉडी के नामांकित चित्र एवं इसके कार्यों को लिखे, तो अभी हमने बताया है, पहले फोटो बनाइए, फिर उसके पीछे वाला जो भी पढ़ाया उसको लिख दीजिए, अब 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यह मत समझिए कि 2 नंबर के लिए ही 2 क्वेश्चन है, दोनों को मिला देगा, 5 नंबर के लिए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इम्यूनोथेरापी और कीमोथेरापी, इसको परिभाषित करना है कि इम्यूनोथेरापी क्या है और कीमोथेरापी क्या है। तो आप देखिए, इम्यूनोथेरापी ट्यूमर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती है। इसलिए ऐसे पदार्थ अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता और अबूर्द को नष्ट करने, अबूर्द यानी ट्यूमर को नष्ट करने में सहायता करता है, जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, अथवा प्रतिरक्षा तंत्र को अल्फा इंटरफेरॉन द्वारा सक्रिय कर ट्यूमर को नष्ट करने की प्रक्रिया को इम्यूनोथेरापी कहते हैं। अब समझिएगा, दोनों का दोनों इलाज का विधि है। किसकी इलाज की विधि है? तो कैंसर रोग की इलाज की विधि है, एक इम्यूनोथेरापी, एक कीमोथेरापी। आपको कैंसर जब पढ़े होइएगा थ्योरी में, तब आपको पता है कि कोई एक कोशिका जो मरना भूल जाती है, यानी अपनी विभाजन की गति को तेज कर लेती है और यह ट्यूमर बनाती है, और यह ट्यूमर
एक अंग से दूसरे अंग में जब फैलने लगती है तो इसी को हम बोलते हैं कैंसर। अब यह कैंसर ट्यूमर को हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मारकर बाहर निकाल देता है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगी तब उसके अंदर ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस ट्यूमर को मारने के लिए शरीर के अंदर अल्फा इंटरफेरॉन को दे दिया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन सक्रिय कर देता है प्रतिरक्षा तंत्र को और ट्यूमर को नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को हम इम्यूनोथेरापी कहते हैं। आपके पास दो परिभाषाएं हमने लिखा है, एक थोड़ा सा एनसीईआरटी के जटिल शब्दों में, एक अपने शब्दों में, आपको जो सुविधा हो उसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा है कीमोथेरापी क्या है। अब ये भी कैंसर के इलाज की एक विधि है, इसको समझेंगे कि कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक कीमोथेराप्यूटिक औषधि को रोगी को चढ़ाना कीमोथेरापी कहलाता है। यानी कैंसर कोई कोशिका को मारने के लिए बहुत सी ऐसी दवा है जो कैंसर विरोधी होते हैं, तो उसको चढ़ाना ही कीमोथेरापी कहलाता है, यानी रसो चिकित्सा विधि कहलाती है। इसमें कुछ औषधि विशेष ट्यूमर के लिए विशिष्ट है। अधिकांश औषधि के दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना और रक्तचाप। यानी कीमोथेरापी वाली औषधि जो है उसका साइड इफेक्ट होता है, जिससे बाल झड़ जाते हैं, शरीर में रक्त की कमी आती है। और अधिकांशतः जो कमज़ोर पेशेंट होते हैं 1-2 थेरापी में, बहुत लोग इसको बर्दाश्त कर भी नहीं पाते हैं और कीमोथेरापी के दौरान ही वह मृत्यु को लोग को प्राप्त कर जाते हैं। हालांकि 2 विधियां हैं, कैंसर पे सटीक इलाज तो है नहीं, लेकिन बैकडोर से इलाज है, उस इलाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आगे चले, 12वां प्रश्न आपके सामने है, टीकाकरण क्या है, 2 पंक्तियों में उत्तर दे। तो जब किसी विशिष्ट रोग के रोग जनक या उसके एंटीजन प्रोटीन को निष्क्रियित थोड़ी सी मात्रा, एंटीजन प्रोटीन की निष्क्रियित थोड़ी सी मात्रा को शरीर में प्रवेश कराते हैं तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है और रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। एंटीबॉडी मेमोरी सेल भी बनाते हैं जो पुनः उसी रोगजनक या एंटीजन से संक्रमण होने पर जल्दी से पहचान लेती है और भारी मात्रा में एंटीबॉडी का उत्पादन कर रोगजनक को निष्क्रिय कर देती है। इस मेमोरी विशिष्ट प्रतिरक्षा को टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब समझिए कि किसी भी व्यक्ति में टीकाकरण क्या है। इसके शरीर को देख रहे हैं, जब इसके शरीर में कोई बाहरी कोई रोगाणु प्रवेश करता है, अभी हमने देखा कोई रोगाणु प्रवेश करता है, तो यह रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश करने के बाद अंदर में एंटीजेन नामक विषैला प्रोटीन बनाता है। तो इससे लड़ने के लिए इसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनती है। जब यह व्यक्ति बीमार हो जाता है तब एंटीबॉडी बनेगा, इसको निष्क्रिय कर रोग से ठीक कर देगा, रोग से ठीक कर देगा। टीकाकरण में क्या होता है, किसी भी रोग के टीकाकरण को बनाते हैं तो रोगाणु को कमजोर कर देते हैं, इस रोगाणु को कमजोर कर देते हैं। रोगाणु को कमजोर कर देंगे या इसके एंटीजन प्रोटीन को ही कमजोर कर देंगे। इस कमजोर रोगाणु हो गए या एंटीजन हो गए, उसको सुई के माध्यम से इस व्यक्ति में प्रवेश करा देंगे। देखिए, इसको सुई के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करा देंगे। अब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो बाहरी रोगाणु है, बाहरी एंटीजन है, इसके अंदर प्रवेश कर गया यह एंटीजन। अब इसको पहचान जाएगा इसका सुरक्षा तंत्र और इसके खिलाफ बना लेगा एंटीबॉडी। अब यह बीमार नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत लक्षण आएगा लेकिन अधिकांशतः खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचेगा। यह एंटीबॉडी जाएगा, इसको मार के खत्म कर देगा, यानी सीरियस गंभीर रोग से इसको बचा लेगा, गंभीर रोग से बचा लेगा इसको, गंभीर रोग से बचा लेगा इसको। लेकिन अब यह रोग खत्म हो गया, इस एंटीबॉडी का मेमोरी सेल इसके शरीर में रह जाएगा, मेमोरी सेल इसके पूरे शरीर में रह जाएगा। और दोबारा अगर यह ताकतवर रोगाणु हमला करेगा
तो मेमोरी सेल यहाँ पहुंचकर बड़ी तेजी से एंटीबॉडी बनाएगा, इसी जगह इसको मार कर खत्म कर देगा, जिससे अब व्यक्ति बीमार नहीं होगा। इसी क्रिया को कहते हैं टीकाकरण, जो आपको बताया है। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे अगली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखे। तो सबसे पहले समझिए कि असंक्राम्यता क्या है, यानी इम्यूनिटी, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को ही असंक्राम्यता कहते हैं, यानी इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट की भूमिका की चर्चा करनी है, कर लेते हैं कि असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट की भूमिका निम्नलिखित है। तो हमारे शरीर के रक्त में दो विशेष प्रकार के लसिका अणु होते हैं, ये है बी लसिका अणु और टी लसिका अणु। पहला समझिए, लिम्फोसाइट यानी लसिका अणु, अब क्या है उसका भूमिका क्या है? तो हमारे रक्त में मौजूद है दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट यानी लसिका अणु, एक है बी और एक है टी। तो रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिका अणु हमारे शरीर में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं जो रोग जनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक्स कहलाती है। और टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का स्रावन नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती है। यही है असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट की भूमिका। जरा इसको हम फोटो के माध्यम से भी समझते हैं, आप समझिएगा इसको। मान लिया जाए कि यह व्यक्ति है, इसके अंतर लिम्फोसाइट इम्यूनिटी कैसे काम किया। तो अब देखेंगे इसके शरीर में कोई रोगाणु, बाहरी कोई रोगाणु प्रवेश करता है, तब इसके ब्लड में पाया जाता है, इसके ब्लड में, इसके शरीर के रक्त में पाया जाएगा दो प्रकार के लसिका अणु। इसके रक्त में पाए जाएंगे लसिका अणु, समझेंगे क्या पाए जाएंगे? लसिका अणु यानी लिम्फोसाइट। यह दो प्रकार के होगा, एक होगा टी प्रकार का और एक होगा बी प्रकार का। जो बी प्रकार का होता है यह कोई रोगाणु के प्रति बड़ी तेजी से यह प्लाज्मा बनाएगा। देखिएगा, यह प्लाज्मा बनाएगा और यही प्लाज्मा फिर बदल जाएगा एंटीबॉडी में, और वह एंटीबॉडी इसको मारकर खत्म कर देगा। तो बीमारी से लड़ने में कैसे सहायक हुआ, समझ गए कि रक्त में दो प्रकार का लसिका अणु है, टी और बी। बी जो है कोई रोगाणु जब प्रवेश करता है तो बड़ी तेजी से वह प्लाज्मा को बनाता है, प्लाज्मा फिर बदल जाती है एंटीबॉडी में, और एंटीबॉडी इसको रोगाणु को मारकर हमें सुरक्षा प्रदान कर देती है उस बीमारी से। अब टी सेल जो है, दूसरा का काम है कि टी सेल ये खुद में एंटीबॉडी नहीं बनाती है, लेकिन इसको बनवाने का काम करती है। इसके पास में विशेष क्षमता होता है, यह अपना और पराया दोनों को समझता है, यानी अपने शरीर के अंगों को समझता है, बाहरी को समझता है। तो जब कोई रोगाणु बाहरी होता है, घुसता है, तो इसको पहचान का काम, इस रोगाणु को पहचानने का काम यही करता है, पहचान का काम करता है टी सेल। और जब पहचाना तब यह बी सेल को कहेगा कि जल्दी से प्लाज्मा बनाओ, वहां पे बीमारी आ चुका है, प्लाज्मा बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, रोगाणु को मार देगा। तो दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता है। अब समझ गए होइएगा कि लसिका अणु का क्या काम है हमारे सुरक्षा तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। प्रतिजैविक तथा इंटरफेरॉन में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडी, जिसकी चर्चा कुछ देर से लगातार कर रहे हैं, और इंटरफेरॉन में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखिए, रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिका अणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं जो रोग जनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाती है। इसके बारे में कर दिए। अब इंटरफेरॉन क्या है यह समझिएगा।
तो विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा एक प्रोटीन स्रवण होता है जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। उस प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं, यानी दोनों हमको रोग से बचाती है। अब समझेंगे इसको कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में संक्रमण होने के बाद बी लसिका अणु के द्वारा स्रावित एक प्रोटीन की सेना है, प्रोटीन की सेना है जो रोगाणु से लड़ती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो रोगाणु कौन हो गया? विषाणु को छोड़कर जीवाणु हो जाएंगे, अधिकांशतः जीवाणु ही होंगे। अगर हमारे शरीर में कोई विषाणु प्रवेश करता है, अब समझेंगे, कोई विषाणु प्रवेश करता है और किसी एक कोशिका में घुसकर इस कोशिका को नष्ट कर देता है, इस कोशिका को नष्ट कर देता है, तो नष्ट होने के बाद यह कोशिका जो है एक प्रकार का प्रोटीन बनाकर पूरे शरीर में फैला देती है, जो प्रोटीन को बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, जो कोशिका मर रही है वह इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। यह प्रोटीन दौड़कर शरीर के बचे हुए, जो संक्रमण नहीं हुए, बचे हुए कोशिकाओं को बचा लेती है। किससे? विषाणु के हमला से बचा लेती है। तो दोनों रोग से लड़ने का काम करता है एंटीबॉडी जीवाणु से और इंटरफेरॉन विषाणु से। समझ गए होइएगा आप। अब आए हम 15वां प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। अब अंतर्जात की परिभाषा को समझिएगा कि जन्मजात प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है, उसे सहज प्रतिरक्षा या अंतर्जात प्रतिरक्षा कहते हैं। स्पष्ट है कि वह प्रतिरक्षा तंत्र बीमारी से लड़ने की वह शक्ति जो हमें जन्म से प्राप्त है, उसी को हम सहज प्रतिरक्षा या अंतर्जात प्रतिरक्षा कहते हैं। यह एक बैरियर की तरह काम करता है, रुकावट करता है, किसी को प्रवेश करने से रोक देता है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। अब 4 प्रकार का रोध क्या है वह देखिएगा। पहला है कि हमारे शरीर का त्वचा एवं श्वसन, जठरांत और जनन मूत्र पथ को स्तरित यानी घेरने वाली इपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता प्रदान करती है। अब समझेंगे, हमारे त्वचा जो है बाहर से किसी भी बीमारी को रोक देती है। हम साबुन से हाथ धोते हैं, बाहर चला जाता है। इसके बाद प्रवेश कर जाएगा तो श्वसन है, नाक के द्वारा प्रवेश कर रहा है तो श्वसन नली में, या मान लिया जाए जठरांत यानी पाचन नली में, जनन मूत्र नली में, इसके अंदर इपिथीलियम सेल होते हैं और इस इपिथीलियम सेल के द्वारा एक श्लेष्मा यानी झिल्लीदार एक तरल लसीला पदार्थ स्राव होता है। एक तरल लसीला पदार्थ स्राव होता है जो जीवाणु, विषाणु, रोगाणु को अपने अंदर चिपका लेता है और शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है। जैसे नाक से देखते पानी बहती है, हम थूक खखार निकालते हैं, यह सब एक श्लेष्मा है इपिथीलियम के द्वारा निकाला हुआ। उस सब में बहुत सारे रोग के कारक होते हैं जो हमारे अंदर प्रवेश करने से रोक देते हैं, यह रोकने का काम हुआ। तो पहला पढ़ लिए। दूसरा आ जाइएगा, अमाशय में, यहाँ देखेंगे अमाशय में अम्ल होती है, मुंह में लार, आंखों में आंसू, ये सभी रोगाणुओं बिरधु को रोकते हैं। दूसरा हम अंतर्जात प्रतिरक्षा का उदाहरण पढ़े। तीसरा पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के रक्त में श्वेताणु यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, माइक्रोफाज, ये सब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं यानी खा जाते हैं और नष्ट करते हैं। और चौथा भी पढ़े थे, इंटरफेरॉन और संक्रमित कोशिकाओं विषाणु संक्रमण से बचाती है। यह सब उदाहरण है
अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एड्स के 2 लक्षणों को लिखे। यहाँ पे देखेंगे कि एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना कीजिए। एड्स के 2 लक्षण निम्नलिखित है। बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। रोगी में प्रतिरक्षा कम हो जाती है जिससे वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है। जितना प्रश्न पूछा हम उतना ही उत्तर देंगे, ज़्यादा उत्तर देकर हम अपना समय बर्बाद करने की व्यर्थ कोशिश को नहीं करेंगे। 16वां नंबर प्रश्न है सर 2 नंबर का है कि कैंसर के 2 लक्षण को लिखिए। फट से लिख दीजिए। कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित है। अनियमित रूप से ट्यूमर का वृद्धि करना एवं तेज दर्द और कैंसर कोशिकाओं का एक अंग से दूसरे अंग में फैलना। अब चलिए 17वां प्रश्न, शराब या अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। आ जाइए, शराब या अल्कोहल का दुष्परिणाम क्या है देखेंगे। शराब और अल्कोहल का दुष्परिणाम निम्नलिखित है। 1 में पढ़िएगा, सड़क दुर्घटना शराब पीने से हो सकती है। बर्बरता यानी किसी के साथ जिद जबरदस्ती हिंसा करती है, बर्बरता और हिंसा बढ़ती है। श्वसनपात रेस्पिरेटरी फेलियर सांस लेने में दिक्कत, हृदयपात हार्ट फेलियर हो सकते हैं, अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव सेरेब्रल हेमरेज जिसको आसान भाषा में बोलते हैं ब्रेन हेमरेज के कारण कोमा में चला जाएगा और मृत्यु तक हो सकती है। यह है शराब का दुष्परिणाम। दूसरा देखेंगे, युवाओं में शराब या अल्कोहल दुरुपयोग से सबसे समान लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी यानी पढ़ाई लिखाई में उसका कमी हो जाएगा। आक्रमणशील हो जाएगा, बात बात पर किसी से लड़ेगा, मारपीट करेगा, विद्रोही व्यवहार हो जाएगा, हमेशा घर में सबसे विद्रोह करते रहेगा, परिवार और मित्रों से बिगड़ते रिश्ते इत्यादि शराब का प्रभाव है। और अंग में जो सबसे अधिक प्रभाव डालता है वो देखेंगे अल्कोहल के चिरकालीन उपयोग यानी लंबे समय तक उपयोग करने से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति सिरोसिस पहुंचती है, यानी लीवर खराब हो जाएगी उसकी। गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी बच्चा पर गर्भपात भी हो सकता है। यह है शराब के दुष्प्रभाव। अब चलिए 18 में टी तथा बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं, इसका पहले भी हम चर्चा कर चुके थे, पढ़ेंगे। टी तथा बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं इसके उत्तर को लिखिएगा कि जब हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं तो टी लिम्फोसाइट पहचान करता है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, और बी लिम्फोसाइट को उद्दीपित कराकर एंटीबॉडी का संश्लेषण कराता है। टी और बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनता है। हो गया इसका आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, सार्कोमा से आप क्या समझते हैं? कैंसर का प्रकार है, यानी सार्कोमा संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर का प्रकार है, जैसे ऑस्टेमिया या अस्थि कैंसर। आपका 19 तक हो गया। चलिए थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1-2 है, इसको भी कर लेते हैं कि हैजा के कारण लक्षण तथा नियंत्रण पर नोट लिखे। देखिए यह सब प्रश्न कभी न कभी पूछा गया है और हम इसको बड़े अच्छे तरीक़ा से तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर कि जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, उसी को थोड़ा उलट पुलट कर अधिकांशतः प्रश्न को पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं हैजा का कारण क्या है। तो हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। इसके लक्षण निम्नलिखित है। पहला लक्षण बार बार उल्टी होना, दूसरा लक्षण दस्त तथा शरीर में जल की कमी होना। अब प्रसारी फैलता कैसे है, तो रोगी के मल एवं उल्टी में जीवाणु पाए जाते हैं जो जल या भोजन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता है। अब विब्रियो कॉलेरी किसी प्रकार एक व्यक्ति में फैल जाएगा, वो उसके पाचन तंत्र के आंत में जाकर फोड़ा बना देगा। फोड़ा बनने से उस व्यक्ति को पतला रक्त युक्त पैखाना उल्टी लगातार होगी। अब वह विब्रियो कॉलेरी उसके पैखाने में भी उसके उल्टी में भी पाए जाएंगे। उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके अंदर भी विब्रियो कॉलेरी फैल कर हैजा रोग को फैला सकते हैं। अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो इसमें एक सबसे बड़ा कारण है
कि जल की कमी होती है, शरीर में जल की कमी, तो जल को पूरा करने के लिए ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करना चाहिए और टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोरमफेनिकॉल नामक दवा का उपयोग करना चाहिए जो विब्रियो कॉलेरी को मार देती है। तो हमारा यह हैजा खत्म। अब चलिए क्षय रोग, जिसे आसान बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं, क्षय रोग या इसको टीबी भी कहते हैं। टीबी क्या है, यह किस जीवाणु द्वारा फैलता है, इसके नियंत्रण पर नोट लिखे। अब लिखेंगे कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन के संक्रमण से ट्यूबरकुलिन नामक रसायन संक्रमित भाग में स्राव होता है, जिससे ऊतकों में क्षय हो जाती है। इस रोग को क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग कहते हैं। इसे कोच रोग भी कहा जाता है। तो हमारा हो गया क्षय रोग क्या है, इसका उत्तर इतना में खत्म। अब दूसरा है कि यह किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो प्रसार, इसी को लिख दिया है, फैलने का प्रकार। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन यह जीवाणु है जो संक्रमित व्यक्ति के बूंदक ड्रॉपलेट में पाया जाता है, जो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब इस रोग का नियंत्रण के उपाय क्या है, तो तीसरा पूछ रहा था, नियंत्रण पर नोट लिखे। तो इस रोग के नियंत्रण के उपाय निम्न है। एक में टीबी का टीका आ चुका है BCG, तो BCG का टीका लगवाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से, जिसको टीबी है, उससे दूर रहना चाहिए। और तीसरा है संक्रमित व्यक्ति को छींकते या खांसते समय मुंह पर मास्क या रुमाल लगाना चाहिए। और इसका दवा है आइसोनाइजिड स्ट्रेप्टोमाइसिन या रिफेम्सिन नामक दवा द्वारा इसका उपचार करना चाहिए और यह पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है टीबी। अब चलिए चौथा प्रश्न है, जैव प्रतिरक्षण के मुख्य सिद्धांतों एवं उपयोगों का वर्णन करें। जैव मतलब जीवों के, प्रतिरक्षण मतलब रक्षा के मुख्य सिद्धांत एवं उपयोग क्या है। तो देखेंगे रोग कारकों से जीवों की लड़ने की क्षमता को जैव प्रतिरक्षण कहते हैं। इसके सिद्धांत निम्नलिखित है। अब एक एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो जन्मजात प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध बैरियर खड़ा करने से हासिल होता है, उसे सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। जैसे त्वचा, इपिथेलियल श्लेष्मा, अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों में आंसू, श्वेताणु, बृहदभक्षाणु, इंटरफेरॉन इत्यादि। यह पहला जो है यह जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है। दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा, जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं। एक रोगजनक विशिष्ट और स्मृति यानी मेमोरी आधारित होती है, जो रोगाणु से सामना के बाद उत्पन्न होता है। और तीसरा पॉइंट है रोगजनकों के साथ प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया के बाद एंटीबॉडी का संश्लेषण। और चौथा प्रक्रिया है कि लसिका अणुओं द्वारा स्वयं एवं पर कोशिका में विभेद के आधार पर प्रतिरक्षा। तो यह हो गया 4 सिद्धांत के आधार पर हमारे शरीर को रक्षा करता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। दूसरा, इस प्रश्न का दूसरा आयाम है कि उपयोगों का वर्णन करें। तो प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग सेकेंड स्टेप में आंसर है, देखेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग निम्नलिखित है। एक में रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं जो रोगजनकों से लड़ सके। 2 में है घातक रोगों से बचाव के लिए टीका का निर्माण किया जा सकता है प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। शरीर में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न किया जा सकता है और कृत्रिम रूप से तैयार एंटीबॉडी को रोगी में प्रवेश कराया जाता है। एंटी एलर्जिक दवाओं का उपयोग, ये 5 उपयोग है प्रतिरक्षा तंत्र का। तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको। और बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा जो हमने पढ़ाया है, एक एक टॉपिकों को, प्रश्न उत्तर का नहीं,
जो 1 या 2 पार्ट्स में पूरा किताब खत्म है, पूरे किताब को पढ़ा है, वो वीडियो को जरूर देखिएगा बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए। केवल प्रश्न के आंसर के लिए यहाँ से आप देखकर इसको याद करके समझकर लिखकर आप अच्छे अंक उठा सकते हो। 4 नंबर प्रश्न है, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखेंगे, जब किसी विशिष्ट रोग के रोगजनक या उसके एंटीजन प्रोटीन को निष्क्रियित थोड़ी मात्रा को शरीर में प्रवेश कराते हैं, इससे पहले हम एक्सप्लेन किए हुए हैं इसका, तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है और रोगजनित कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। एंटीबॉडी मेमोरी सेल भी बनाते हैं जो पुनः उसी रोगजनक या एंटीजन से संक्रमण होने पर जल्दी से पहचान लेती है और भारी मात्रा में एंटीबॉडी का उत्पादन कर रोगजनक को निष्क्रिय कर देती है। इस मेमोरी विशिष्ट प्रतिरक्षा को टीकाकरण कहते हैं। समझ गए टीकाकरण क्या है, इसके बारे में दे दिया। अब प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? तो टीकाकरण द्वारा हमारा शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता पैदा की जाती है, इसी प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, जो संक्रामक रोगों को फैलने से पूर्व सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे में देखेंगे, टिटनेस के संक्रमण में फौरन एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, तो जिसे एंटीबॉडी टीके के रूप में दिए जाने की जरूरत है। यानी टिटनेस एक रोग है जिसको फैलने से पहले टीका हमको लगाया जाता है कटने छटने के बाद, ताकि वह फैले उससे पहले उसको मार दिया जाए, रोग से सुरक्षा प्रदान कर ली जाती है। दूसरा एंटीबॉडी तैयार होता है सांप के काटे जाने पर सर्पजीविस यानी वीनम के विरुद्ध प्रतिरक्षी टीके तैयार किए जाते हैं, दिए जाते हैं, इसी को एंटीवेनम कहते हैं। यानी सांप काटने के बाद बड़ी तेजी से वह शरीर में फैलेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उसको निष्क्रिय करेगा, तब तक व्यक्ति मर जाएगा। तो उस सांप के जहर को काटने के लिए पहले से रेडीमेड तैयार किया हुआ एंटीबॉडी होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीवीनम, यानी सांप के टीका को बोलते हैं एंटीवीनम, जो रोगी को देकर उससे सुरक्षा प्रदान कर लिया जाता है। 5वां प्रश्न आप देखेंगे, सबसे लास्ट VBI प्रश्न हमारा है, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अब कैंसर की टिप्पणी क्या लिखेंगे, एक एक उत्तर को देखिएगा कि हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित प्रक्रिया है। हमारे शरीर में कौन कोशिका कितनी वृद्धि करेगा, कब तक वृद्धि करेगा, यह काफी कंट्रोल यानी नियंत्रित और रेगुलर प्रक्रिया है। तब कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती है जब यह कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। अब समझिएगा कितना देर कोशिका को वृद्धि करना है, कब रुक जाना है, कंट्रोल है। जब कंट्रोल टूट जाता है तो लगातार वृद्धि करते रहती है, जिससे कोशिका की विशाल भंडार बन जाता है। उस भंडार को हम बोलते हैं ट्यूमर। यह 2 प्रकार का होता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट ट्यूमर एक अंग से दूसरे अंग में फैलते हैं, जिसे कैंसर कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कौन ट्यूमर कैंसर है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर है, जो एक अंग से दूसरे अंग में फैलते हैं। अब दूसरा स्टेप है कैंसर के कारक, होता कैसे है। तो समान कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलने वाले कारक को कैंसर जन अंग्रेजी में कार्सिनोजीन कहते हैं। जैसे एक्सरे, ये भी एक समान कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल सकता है, इसलिए बिना काम का एक्सरे बार बार नहीं करवानी चाहिए। गामा रे, पाराबैंगनी रेडिएशन, कैंसर जन विषाणु एवं कैंसर जन जीन इत्यादि, इन सभी के कारण कैंसर फैल सकते हैं। एकदम शॉर्ट आंसर है। अब कैंसर का अभिज्ञान और निदान, कैंसर का हम कैसे पता लगाएं और उपचार क्या करें, वो देखिएगा। तो कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के लिए ऊतकों को बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच किया जाता है।
कैंसर के अंगों का पता लगाने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई किया जाता है। और कैंसर का उपचार तो आम तौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्यक्रिया यानी ऑपरेशन, विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन, कीमोथेरापी और चिकित्सा प्रतिरक्षा इम्यूनोथेरापी का सहारा लिया जाता है। तो यह थे हमारा इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और इतना को आप अच्छे तरीके से PDF लेकर या वीडियो को पॉज करके लिख कर याद कर लीजिएगा। हम हर चैप्टर से इसी प्रकार आपको हम प्रश्न उत्तर को देते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।